उनका भी काम है, जैसे एक ऑनको ऐप करके है और वो अपने ही IIT के बच्चों ने तैयार करा है उसको, उसमें वो अपना तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो हम बात करते हैं पहले वीडियो में। तो हमारे साथ हैं कौस्तुभ अमर सर। ये करंट में अभी तो भौतिक विज्ञान के अध्यापक हैं, टीचर हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे टिंकर इंडिया के संस्थापक हैं, विज्ञान भारती के प्रांतीय संयोजक भी हैं, और भी तरह तरह के काम जो है करते रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ। सर बताएंगे सर अपने बारे में कुछ, कि आपने मतलब अभी तक के आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं? जैसे आप तो टीम में बहुत सारे हैं तो सब याद नहीं रख पाता हूँ। बेसिकली बहुत सारे जैसे शिक्षक हैं पूरे देश में, दुनिया में, जो बच्चों के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं, अपना विषय पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं। वैसे ही मेरा भी विषय भौतिक विज्ञान है और भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पे मैं पिछले 8 सालों से जैन विद्या मंदिर में कार्यरत हूँ। इसके अलावा चूँकि विज्ञान से एक अलग सा लगाव है, इस कारण से जो है मैंने कई संगठन को ज्वाइन कर रखा है। जैसे मैं विज्ञान भारती एक संगठन है जिसका सबसे बड़ा संगठन है जो विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है, उसका प्रांत का संयोजक हूँ मैं। इसके अलावा इनोवेशन में बहुत ज़्यादा मेरी दिलचस्पी रहती थी, और खासकर उन बच्चों के लिए जो बैक बेंचर्स होते हैं, नंबर कम आते हैं लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी होती है कुछ कर दिखाने की, तो ऐसे लोगों को दूसरे तरीके से मौका देना, इसके लिए मैंने एक टिंकर इंडिया करके एक अभियान शुरू करा। आज देश में मेरे पास करीब 25 से 30 जो है इनोवेटर जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से। बहुत अच्छे इनोवेटर्स हैं, उनको गाइडेंस देना, उनके काम को दुनिया के लोगों तक लेके जाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, लोगों से सहयोग दिलाना, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से सहयोग दिलाना। इस प्रकार ऐसे मैंने कुछ पुस्तक भी लिखने का काम किया है, जैसे फिजिक्स डिक्शनरी हमने लिखी हुई है। इसके अलावा एक देश का जो पहला ऐप बेस्ड एग्जाम विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जो कि विज्ञान भारती, NCERT और विज्ञान प्रसार मिलकर करते हैं, उसको जो है मैं स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके की जो मैंने आपको हाइलाइट्स कुछ बताई हैं, जो ये ऐसे इस तरीके से मेरे प्रोफेशनल और एक पैशनेबल लाइफ हमारी इस तरीके से है। अच्छा, तो सर आप तो जैसे विज्ञान है, आप बहुत चीज़ों में रहते भी हैं, तो क्या रहता है जैसे स्कूल टाइम आप अध्यापक भी हैं, तो स्कूल टाइम मैनेजमेंट भी सिस्टम आपका होता है कि आप सुबह 8 बजे से आप निकले हैं स्कूल के लिए, 4-5 तक तो स्कूल ही रहा, उसके बाद ये चीज़ें एक्स्ट्रा में आ जाती हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है? जैसे ये बच्चों में भी देखा जाता ये है। टाइम मैनेजमेंट का होता है कि कहते हैं कुछ समय कहीं से भी मिले तो उसको चुरा लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। हम दिन भर जब पढ़ने और पढ़ाने के लिए स्कूल में भी जाते हैं, उस दौरान भी कुछ जब हमको टाइम मिलता है, जैसे कुछ पीरियड्स स्विच होते हैं, लंच होता है या कुछ खाली पीरियड्स होते हैं, उस दौरान भी ऐसे बहुत सारे काम हम बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे देश के बच्चों के लिए होगा, हो सकता है वो हमारे उस पार्टिकुलर कॉलेज के या हमारे पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, लेकिन उस दौरान हम उस कॉलेज और उस शहर के बारे में तो चिंता कर ही सकते हैं। तो ये है। दूसरा है कि जो एक आफ्टर जो जॉब हमारा टाइम बचता है, उसमें अगर हम जो है कुछ समय ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए निकालें तो ज़रूर हम लोग निकाल भी सकते हैं, ऐसा संभव होता है। क्योंकि मैं तो पिछले 5 से 6 वर्षों से इस बहुत सारी एक्टिविटीज़ को चला रहा हूँ, तो ये इसको आजकल ऑनलाइन एक बहुत बढ़ चुकी बढ़िया माध्यम है, तो इस वजह से इनको करना बहुत कठिन नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना होता है, जैसे एक बर्थडे की मेरी डायरी है, उसमें नोट किया होता है कि आज इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है। इसके अलावा कुछ काम के लिए मैं छोटी छोटी चिट्ठे बना लेता हूँ, जो जहाँ मैं बैठता हूँ तो वो सामने लगा दिया, और जैसे काम पूरा टास्क पूरा हो गया तो उसको हटा दिया। ऐसे करके पूरा थोड़ा कुछ चीज़ें मैंने मेंटेन करी हुई है, जो आप बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मतलब ये रहता है, इससे ऐप्स भी तो आने लगे हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें रहते हैं बहुत सारी फैमिली सबकी सब हो जाती हैं। तो एक सर मेरी हमारा क्वेश्चन ये था कि मेन जो क्वेश्चन है इस चीज़ का, जैसे भी एग्जाम्स आने वाले बोर्ड एग्जाम्स, तो अब यूपी बोर्ड भी है, CBSE बोर्ड, सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसके कुछ हो सकता है जैसे कुछ बच्चे पहले से नहीं पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है अभी से रेगुलर बेसिस पढ़ाई करना चालू करें, तो क्या मतलब इससे पॉसिबल है किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाए कि अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, अभी ये 2 से 3 महीने जैसे रह गए हैं, इतने में वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकें? इसके कोई टिप्स या ट्रिक्स हो आपके पास? हाँ बिल्कुल है। जनरली ऐसा देखा गया कि ये वर्ष बहुत कठिन था कोविड-19 के कारण, और पढ़ाई के लिए स्कूल्स अनअवेलेबल थे, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को उतना समझ में नहीं आता।
ऐप या तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है जब तक कोई प्रत्यक्ष उन चीज़ों को बताने वाला नहीं होता, समस्याएँ आती हैं। स्कूल लेट खुले, लेकिन फिर भी 70% जो मैंने कहा सिलेबस बचा है, 30% रिड्यूस हो गया। आपका मार्च का जो एग्ज़ाम था वो मई से स्टार्ट हो रहा है, जून में ख़त्म हो रहा है, तो टाइम तो आपको मिल गया है। ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चों का दिसंबर तक का टाइम पूरा वेस्ट हो गया, वो अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाए। फिर भी 70% सिलेबस को दिसंबर से लेके अगर हम लोग अप्रैल तक लेके जाएँ, तो बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे हैं, सभी कॉलेज स्कूल्स में सिलेबस खत्म हो चुका है। जनरली फरवरी मंथ में ही खत्म हो गया था, बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन शुरू कर दिया। खैर पीछे की बात छोड़े, तो अब हमारे पास अगर आज हम देख रहे हैं, 12 और 13 मार्च है, और यहाँ से अगर हम देखें तो अभी भी एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 1.5 मंथ तो है एग्ज़ाम में जाने के लिए। तो 1.5 मंथ में अगर हम कुछ प्लानिंग कर ले, जैसे हमारा फर्स्ट बुक है, तो एक टारगेट लेके हमें 1 वीक में फर्स्ट बुक हमको जो है कंप्लीट करनी है। तो 1 वीक में फर्स्ट बुक का पूरा रिवीजन कर लें, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करें तो, और देन उसके बाद नेक्स्ट वीक में ये प्लान करना है कि उससे रिलेटेड जितना भी सैम्पल पेपर्स हैं उसमें सभी फर्स्ट जो आपका बुक का क्वेश्चन जितना भी मिल रहा है आपको, वो 3 का हो, 5 मार्क्स का हो, वो पूरा कर लें। देन इसी प्रकार नेक्स्ट वीक में जाएँ तो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक को पूरा एक बार रिवीजन करने के बाद उसके नेक्स्ट वीक में सेकंड वीक के सारे सैम्पल, जो सेकंड पेपर के सारे सैम्पल क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो सॉल्व कर लें। इससे एक बेनिफिट ये हो जाता है, आपको पहली बात तो ये मालूम होता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, दूसरा आपको ये भी मालूम हो जाता है कि हम फंसते कहाँ पर हैं। इसके बाद आप जब पूरा ये एक महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो अगले 15 डेज 20 डेज जो आपके पास बच रहे हैं, आपको कमियाँ मालूम होगी, आपको मालूम होगा हम कितने गहरे पानी में हैं, और फिर आप अपने आप को वहाँ निखार सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि ये पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें जो पिछले आए, लेकिन देखा जा रहा है कि ना यूपी बोर्ड का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जैसे पहले कुछ था, फिर कुछ पेपर उन्होंने रिड्यूस करें, 10 पेपर तो ये 5 लेके आ गए अभी कुछ सालों में, फिर उसके बाद और सीबीएसई पैटर्न पर जा रहे हैं। तो ये ऐसा ही लग रहा है कि मतलब ये यूपी बोर्ड का ऐसा लग रहा है सीबीएसई तरफ ज़्यादा ही होता जा रहा है, मतलब 2 बोर्ड की क्या नीड बिल्कुल है। एनसीईआरटी पैटर्न पे हो, तो जो कि पूरे देश में एक ही सिलेबस की बात हो रही है, तो एनसीईआरटी पैटर्न में हर स्टेट में, केवल यूपी बोर्ड पे नहीं, हर स्टेट में सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पे हो गया। लेकिन अभी भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीबीएसई का जो है वो पूरा एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है, जबकि यूपी बोर्ड में क्या होता है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पैटर्नों को पढ़ाते समय तो फॉलो किया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो एज़ कम्पेयर टू द सीबीएसई काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे स्टेट गोइंग प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है गॉस थ्योरम पढ़ी है, तो उसमें लिख के आ रहा है स्टेट एंड ट्रू गॉस थ्योरम, ऐसा मिल रहा है। न्यूमेरिकल है तो बिल्कुल आपको बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल मिल रहा है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आप देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी न्यूमेरिकल के साथ मिक्स कर देते हैं। कई बार आपको वहाँ पर क्वेश्चन का रीजन समझना बहुत ज़रूरी होता है सॉल्व करने से पहले, सीधे सीधे वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। पैटर्न एनसीईआरटी है, दोनों का सिलेबस सेम है, बट जो मोड ऑफ स्टडी है यूपी बोर्ड में रिलैक्सिंग है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मालूम है उनको आने वाला है कौन सा, कि हमको मालूम है बने बने तय क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन से उतने ही में से कुछ आना है। सीबीएसई में बहुत सारा चेंजेस होता है हर बार। अच्छा, तो जैसे चेंजेस होते हैं तो मतलब ऐसा है कि सीबीएसई बोर्ड थोड़ा कठिन होता है, ऐसा रहेंगे आप? एग्जाम जो होता है बोर्ड्स की सीबीएसई कठिन मानेंगे आप? हाँ, सीबीएसई यूपी बोर्ड के कंपेयर में बिल्कुल आप जो है, मैं ऐसा फिजिक्स में फॉर एग्जांपल मानता हूँ कि कुछ तो कठिन होता ही है जो है एज कम्पेयर टू द सीबीएसई। अच्छा, एक और था, जैसे अब यूपी बोर्ड का जैसे पैटर्न जैसे मेनली अभी हिंदी में ये वीडियो पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी यूपी बोर्ड के बच्चे जैसे सीबीएसई के भी देखेंगे, तो आप कुछ ऐसा बताएंगे कि कुछ चैप्टर्स ये हो सकता है कि टिप्स आपको लगे कि कुछ चैप्टर हो जो प्रेफर करें कि बच्चे इन चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, तो एक दो चैप्टर्स अगर बता देते। ऐसा है कि जनरली तो एनसीईआरटी पैटर्न पे अगर चूँकि हमारा पूरा सिलेबस है, तो उसमें बाइफरकेशन है, हर चैप्टर से कितने जो है मार्क्स का आने वाला है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे हम लोग अगर स्टार्ट करें फर्स्ट बुक का सेकेंड ईयर में, तो आपके पास पहला चैप्टर आता है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक है। उसमें जैसे 2 प्रूविंग जो है बहुत सीधी सी कॉमन है, जहाँ जो ऑलमोस्ट आती भी हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, बहुत सालों से क्वेश्चन लगातार चला आ रहा है।
देन इसके बाद स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, उसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये बड़ा कॉमन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो एक तरीके से रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इंडोर एंड डॉट्स एनर्जी, ये तो देखिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछे ही जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा, ओम्स लॉ को डिराइव करने को कहेगा, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है न्यूमेरिकल्स में, किरचॉफ्स लॉ के रूल पूछेगा। फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत सारी प्रूविंग है, जैसे सर्कुलर कॉइल है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल, ठीक है, उसमें भी पोजीशन है इंडोर एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देन फिर वहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसका स्टेट एंड उसकी एप्लीकेशन, मतलब ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो ये मान के चलिए कि डेडिकेटेड है 23 से 28 तक का मार्क्स का, तो इनमें से ही कुछ ऐसा आना ही है। इनमें से मतलब ये नहीं जो हमने अभी बताया, इसके आगे भी है, एसी भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, और सेकंड पेपर में भी है। ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमन है, ये आपको 23 जो पासिंग मार्क्स होता है 20 में 23 से 30 के बीच तो ये पेपर में आएगा ही। इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट और फिर न्यूमेरिकल सारा सब। अच्छा, तो एक सवाल ये भी रहता है कि जैसे बच्चे क्या होते हैं भी, जैसे जेई को आप तो क्या होता है स्कूल पैटर्न देखें और जेई का एग्जाम अगर मेंस को छोड़ के आप एडवांस पे जाएं तो एडवांस लेवल काफ़ी हाई होता है। अब अगर बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं साथ में अगर वो एडवांस के पेपर देने जाते हैं तो जितनी मैं जो मुझे लगता है कि एडवांस मतलब आपको मतलब क्वेश्चन भी समझने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी बोर्ड्स के बच्चों को। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हम लोग पर स्कूल पैटर्न चेंज करना चाहिए कि बच्चे कम से कम। एक्चुअली पैटर्न यहाँ पर चेंज करने की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो आईआईटी मेंस का एग्जाम है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स आपकी काम आ जाती है। शॉर्ट ट्रिक्स से आपने चीज़ों को निकालना सीख लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया, प्रॉब्लम कर लिया। एडवांस में जाते हैं तो आपकी डीप नॉलेज काम आती है। तो जनरली किसी क्लास में 60 की अगर स्ट्रेंथ है तो ओनली 1/4 ही है जो वो अटेंटिव बैठता है, बिल्कुल जो बिल्कुल एडवांस के लेवल का पढ़ाई उस समय कर रहा होता है, चीज़ों को समझ रहा होता है। इसके अलावा आपका जो 75% स्टूडेंट है वो इधर उधर रहता है। ये हर जगह का माहौल होता है, कहीं भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ की पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो बच्चे भी एक जैसे नहीं हैं। तो वही 15% बच्चे ही एडवांस में आ रहे हैं। तो स्कूलों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको पढ़ाई जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स का भी क्या है, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारी, मोबाइल सबसे खतरनाक चीज़ है आज के समय में। उसका जो है वो यूज या मिसयूज का लेवल ऐसा समझ ले कि जनरली कई बार मैं जब बैठता हूँ कुछ काम करने के लिए, मोबाइल से किसी को कुछ भेजना है, फाइल या कुछ, अनायास फेसबुक पे बटन दब जाता है। अब फेसबुक पे दब गया तो उसमें थोड़ी देर वो, अब मैंने देखा मतलब 10 मिनट देखते देखते हो गया, मेरे को याद आया कि अरे ये काम करना। अगर हम लोग इस लेवल पे पहुंच के हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझिए स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है वो कितना ज़्यादा डाउन टू वर्ड्स का मोबाइल है, तो उसके कितने नुकसान हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए। क्लास में अगर वो कंसंट्रेट करेंगे, और इसके अलावा जो एडवांस की मैं बात बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। कुछ अच्छी ऐप्स भी हैं, जैसे बायजूस का नाम आप सुन रहे हैं, और कुछ ऐसी ऐप भी है जिनका शायद कोई नाम नहीं है, लेकिन अच्छा उनका भी काम है। जैसे एक ऑनको ऐप करके है, और वो अपने ही आईआईटी के बच्चों ने तैयार करा है उसको, उसमें वो अपना तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात बायजूस और हम उनको में कंपेयर करें तो आप कहेंगे बायजूस बहुत बड़ा रिसोर्स है, बड़ा उसके पास पैसा है, सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हायर करे होंगे। लेकिन होता क्या है, मैं हमेशा से मानता हूँ कि कोई प्रोफेसर एक बच्चे के लेवल पर नहीं सोच सकता। अगर मैं देखता हूँ कि कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स उसको ऐसा प्लान कर रहे हैं तो उनका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा जो 12th में जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। 4 से 5 साल का ही डिफरेंस है जो कि केवल, तो वो उनको अपना एक्सपीरियंस उनको मालूम होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, इसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट बनाते हैं जिससे कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो ये एक मुझे लगता है डिफरेंस है। तो ऑनको ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सब लोग प्ले स्टोर पे जाके। तो ये है, तो ऐसे मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यूट्यूब है और ये सब चीज़ें हैं, करना चाहिए। और अपना सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम लोग मानते हैं कि स्वाध्याय सबसे सर्वोत्तम है, हम लोग कहते हैं, लेकिन सर्वोत्तम तब वो बन सकता है जब हमारी एकाग्रता भी होती है। अगर एकाग्र हम हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया हुआ है, आपने कहीं पर अगर किसी टीचर से पढ़ने आप जा रहे हैं,
उन दोनों के बाद आपका स्वाध्याय अगर घर में 1 घंटे भी हो जाता है, 45 मिनट भी हो जाता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको किसी फाउंडेशन कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में हैं जिन्होंने कोई फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा कोचिंग नहीं प्लान किया और बहुत अच्छी IITs एंड IITs में अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सर, तो ये तो चलो रहा बोर्ड्स की आईआईटी की बात। आप ऐसे मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बैक बेंचर्स, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए आप भी प्रोग्राम या टिंकर इंडिया में आप मदद करते हैं उनकी, तो उसके हम थोड़ा सा 1-2 मिनट में बता देते हैं। तो मतलब एक्चुअली टिंकर इंडिया इज जस्ट अ कैंपेन। आज से कुछ समय पहले जस्ट कैंपेन था। हम कोरोना पैंडमिक के दौरान मैंने शुरू करा क्योंकि बच्चे घर पे थे, ऊब रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों का इनोवेशन अगर लेवल अच्छा है तो उनसे कुछ करवाया जाए और उनको जो है हम जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लेके लोगों के पास और लोगों के पास जाए वो कैसा काम कर रहा है। तो वह कैंपेन के रूप में शुरू करा। कैंपेन के रूप में ऐसे मेरे पास पहले 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25 ऐसे इनोवेटर जुड़ गए। बहुत बड़ा कुनबा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरे साथ जुड़ गया है। तो एक कैंपेन जो था एक तरीके से बिल्कुल जो उसका हमारा एक मन में था कि उनको ऐसा बनाना इसमें हम उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से उसका एक तो नाम तो करें ही, लेकिन दूसरा उसके काम को ये भी बताएं कि ये काम आपका पेटेंट या कॉपीराइट जैसा है कि नहीं है। अगर सक्षम है तो वो स्वयं कराएं, नहीं सक्षम है तो हम प्रयास करें किसी माध्यम से कि उनका कॉपीराइट, उनका पेटेंट उनको मिल सके। दूसरा इसके अलावा जैसे हम लोग जानते हैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर्स हैं, IITs में हैं, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, उनके अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, AICC जिसे कहते हैं। इन सब में बच्चों को मालूम नहीं था कि यहाँ पर से फंड भी मिलता है, काम करने के लिए जगह भी मिलती है, वहाँ तक भी बच्चों को पहुँचाने का काम हमारे कैंपेन ने करा। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अक्टूबर नवंबर तक आते आते कि ऐसा एक लैब का भी ज़रूरत है जहाँ पर बच्चे काम कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि काम करेंगे दोनों तरह से, कि कुछ बच्चे सीखे भी और कुछ बच्चे काम करने का प्लेटफॉर्म यूज करें। तो आज एक टिंकर इंडिया लैब मैंने ये कानपुर विकास नगर में इस्टेब्लिश करी है। बहुत सारे इनोवेटर्स हैं यहाँ काम करते हैं आके, कुछ जो प्री टिंकर्स हैं जो सीख रहे हैं यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों के तालमेल से एक वो लड़का जो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का काम बहुत अच्छे से जानता था, इलेक्ट्रिसिटी काम जानता था, रिसोर्सेज नहीं थे, तो मुझे मालूम है मेरे इस कैंपेन के बाद वो बिजली वाला तो नहीं बनेगा, कम से कम अपनी पढ़ाई कर पाएगा। इसी प्रकार कोई बच्चा मैकेनिक्स बहुत अच्छा जानता है तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि कल एक आपको 10 साल 12 साल का बच्चा जो इस हमारी लैब से जुड़ गया, हमारे अभियान से जुड़ गया, तो वो एक स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाने वाला नहीं बनेगा। इतना तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ। तो इस तरीके से पूरा मैंने सेटअप करा है। विज्ञान प्रसार का विपनेट क्लब है, उससे एफिलिएट भी हो गए हैं और इस तरीके से हमारा एक ऑर्गेनाइज वे पे लगातार ये काम चल रहा है। लोगों से भी उम्मीद है कि आके आएँ और हमारे साथ जुड़ के अपना जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन का ये भी मैं क्लियर कर दूं कि कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है हम रिसोर्स पर्सन की तरह से मदद कर सकते हैं। बच्चों की प्रतिभा को आगे ले जाने के लिए हो सकता है मेरे पास संसाधन कम हो, आपके पास ज़्यादा है, आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये कतई न माने कि हम जब जो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम पैसा मांग रहे हैं आपसे, कोई पैसा की अपेक्षा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बच्चों को अपना समझ के आप इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके आगे ले जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं आपकी वेबसाइट का सर और आपका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो भी है ऐसी वीडियो की लिंक में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी यूजर्स को, हमारे व्यूवर्स को। तो बाकी सर से जो भी सर का है कि मतलब टिंकर इंडिया का वो भी आज जुड़िए, काफ़ी अच्छा है। मैं भी जुड़ चुका हूँ ऐसे अभी, तो काफ़ी सहयोग करते हैं सर। तो आप चाहे तो इनके ऑफलाइन स्पेस में आकर ही विजिट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी इनका चलता है, वेबसाइट भी है, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। तो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो बाकी अगर कुछ भी आप किसी को कोई पूछना है, सर से कोई डाउट है या इस वीडियो में कहीं कोई डाउट हो बोर्ड्स का या CBSE का आया हो या आपको IIT रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। सर से मैं कहूँगा कि सर भी उसमें अपनी जो मदद दे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर।